हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे 9 नवंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग पिछले दिन के करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, संजय कुमार वर्मा किस राज्य के पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो यह महाराष्ट्र राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। किस राज्य सरकार ने सभी राज्य सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी हाल ही में राज्य की सभी सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की घोषणा की है। और किस राज्य की सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो इसे तमिलनाडु की सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। इसके द्वारा नवंबर 2024 में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 शुरू की गई है। तो यह डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा शुरू की गई है। और हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो इसकी मेजबानी अपने भारत देश ने की है। और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कहाँ शिल्प समागत मेला 2024 का शुभारंभ किया है? तो नई दिल्ली में शिल्प समागत मेला 2024 का शुभारंभ किया गया है। अगला रिवाइज क्वेश्चन है, लद्दाख में पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया है? तो डॉक्टर बी.डी. शर्मा ने लद्दाख में पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन इन्होंने किया है। और शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वह एक लोक गायिका थी। हाल ही में कहां पर ऑड इवन ट्रैफिक नियम लागू किया गया है? तो इस नियम को सिक्किम के गंगटोक में लागू किया गया है। और हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता? तो इसे मनदीप जांगड़ा ने जीता है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, किसी वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित रोहिणी नायर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी अनिल प्रधान को अभी हाल ही में वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित रोहिणी नायर पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। अनिल प्रधान को 2024 का प्रतिष्ठित रोहिणी नायर पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब बात करें फ्रेंड्स, इनको यह पुरस्कार किस लिए प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के लिए इस पुरस्कार से इनको पुरस्कारित किया गया है। अब रोहिणी नायर पुरस्कार के बारे में भी जान लेते हैं। तो यह पुरस्कार उन युवा नेताओं को सम्मानित करता है जो भारत में ग्रामीण विकास में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। और फ्रेंड्स, उनकी आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। और बात करें फ्रेंड्स इस पुरस्कार की स्थापना की, तो अर्थशास्त्री और उत्तर प्रदेश में पूर्व आईएएस अधिकारी रोहिणी नायर की स्मृति में इसकी स्थापना की गई थी। और इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए की नगद राशि, एक प्रशस्ति और एक ट्रॉफी सम्मानित किया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग जो भी हाल ही में वर्ष 2024 में पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उनका रिवाइज कर लेते हैं।
तो दारा सिंह खुराना ने ब्रिटेन में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार इन्होंने अभी हाल ही में जीता है। और उर्मिला चौधरी को ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। और नारायण मूर्ति को मैकगमन पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। मोहन जी को प्रतिष्ठित 2024 मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। और कमेंदु मेंडिस और बीमोट ने सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को चंद्रयान 3 के लिए प्रतिष्ठित आईएएफ विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है। और गुजरात की रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है, जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में देश का अव्वल शिक्षण संस्थान कौन बन गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी आईआईटी दिल्ली अभी हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में देश का अव्वल शिक्षण संस्थान बना है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। एशिया से कुल 984 यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में शामिल है, जिसमें 22 यूनिवर्सिटी अपने भारत देश से हैं। और देश में 6 यूनिवर्सिटी ने एशिया की टॉप 100 में जगह बनाई है। आईआईटी दिल्ली ने वर्ल्ड रैंकिंग में 2 स्थान की छलांग लगाकर विश्व स्तर पर 44वें स्थान हासिल किया है। क्यूएस की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT पहले नंबर पर है। और वहीं भारत में बात करें तो भारत में आईआईटी दिल्ली पहले नंबर पर रहा। अच्छा फ्रेंड, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अगर एशिया की टॉप 100 में बात करें तो भारत की 7 यूनिवर्सिटी रही, जिसमें पहले स्थान पर आईआईटी दिल्ली, यह भारत में पहले स्थान पर रहा। और ओवरऑल की बात करें तो यह 44वें स्थान पर रहा। और वहीं दूसरे स्थान पर आईआईटी मुंबई रहा भारत में, और ओवरऑल की बात करें तो यह 48वें स्थान पर रहा। और तीसरे स्थान पर भारत में आईआईटी मद्रास रहा, और ओवरऑल की बात करें तो यह 56वें स्थान पर रहा। और चौथे स्थान पर आईआईटी खड़गपुर रहा भारत में, और ओवरऑल यह 60वें स्थान पर रहा। और 5वें स्थान पर भारत में IISc बेंगलुरु रहा, और ओवरऑल ये 62वें स्थान पर रहा। और 6वें स्थान पर भारत में आईआईटी कानपुर रहा, और ओवरऑल ये 67वें स्थान पर रहा। और 7वें स्थान पर दिल्ली यूनिवर्सिटी रहा, और ओवरऑल ये 81वें स्थान पर रहा। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अगर एशिया की टॉप यूनिवर्सिटियों की बात करें तो पहले स्थान पर पेकिंग यूनिवर्सिटी रही, जो चीन में स्थित है। और दूसरे स्थान पर द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग रही। और तीसरे स्थान पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर रही। और चौथे स्थान पर ननयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जो सिंगापुर में स्थित है, यह एशिया में टॉप 4 में इसने जगह बनाई है। और एशिया की 5वें यूनिवर्सिटी की बात करें तो फुडान यूनिवर्सिटी रही, जो चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने जीवन स्तर सुधारने के लिए किस राज्य को $200 मिलियन ऋण प्रदान किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी उत्तराखंड राज्य को अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने जीवन स्तर को सुधारने के लिए $200 मिलियन ऋण प्रदान किया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने उत्तराखंड में जीवन स्तर सुधारने के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। और बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य एक ऐसा शहरी बुनियादी ढांचा तैयार करना जो जलवायु और पर्यावरणीय जोखिमों के प्रति लचीला हो।
और इसके अलावा उत्तराखंड में जल आपूर्ति वितरण में भी सुधार किया जाएगा। अब फ्रेंड्स, एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड? तो इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में स्थित है। और बात करें फ्रेंड्स, एशियाई विकास बैंक के वर्तमान में कितने देश सदस्य हैं? तो टोटल 69 देश सदस्य हैं। और एशियाई विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मासात्सुगु अशिकावा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और एशियाई विकास बैंक यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। और फ्रेंड्स, एशियाई विकास बैंक का 69वां देश सदस्य कौन बना है अभी हाल ही में? तो इजराइल अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य बना है। अगला प्रश्न है, बिहार की किस जिले में रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी भागलपुर जिले में अभी हाल ही में रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल अजयबीनाथ धाम के सम्मान में बदला गया है। और इसकी घोषणा बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने किया है। और स्टेशन का नाम बदलने के प्रस्ताव को भागलपुर नगर परिषद द्वारा मंजूरी दी गई है। अच्छा फ्रेंड्स, स्टेशन का नाम बदलने का उद्देश्य क्या है? तो इस नाम परिवर्तन का उद्देश्य अजयबीनाथ धाम मंदिर के महत्व को बढ़ावा और क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। और राज्य सरकार बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अच्छा फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो नाम बदले गए हैं उनका भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर बदलने का फैसला किया है। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती बनी है। और अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम किया गया है। और राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। और राष्ट्रपति भवन के अशोक हाल का नाम बदलकर अब अशोक मंडप किया गया है। और पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर अब श्री विजयपुरम किया गया है। और तेलंगाना की नई राजधानी हैदराबाद बनी है। और गुजरात का सिग्नेचर बीच का नया नाम सुदर्शन सेतु बदला गया है। और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का नया नाम निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। और तेलंगाना सरकार ने राज्य गान का नाम बदलकर अब जय जय हे तेलंगाना घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना में 550 अस्मी मशीन पिस्तौल शामिल किया गया है। यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी कर्नल प्रसाद बंसोड के द्वारा पिस्तौल को विकसित किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। अस्मी मशीन पिस्तौल भारतीय सेना के लिए विकसित एक नया हथियार है। इसे नजदीकी लड़ाई और विशेष अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। और पिस्तौल में सेमी बुलेट डिजाइन है जो एक हाथ से संचालित करने की अनुमति भी देता है। और इसके निर्माण की बात करें फ्रेंड, तो अस्मी को भारतीय सेना के कर्नल प्रसाद बंसोड ने विकसित किया है। और इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के सहयोग से बनाया गया है। और इसका निर्माण हैदराबाद में लोकेश मशीन द्वारा किया गया है। अब बात कर लेते हैं DRDO, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहा जाता है। और बात करें इसका गठन कब हुआ था, तो 1958 ईस्वी में DRDO का गठन हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। और उत्तरदायी मंत्री कौन है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसके उत्तरदायी मंत्री हैं। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर समीर V कामत इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारत की तनुश्री पांडे ने वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी इन्होंने रजत पदक जीता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारत की तनुश्री पांडे ने वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। और बात करें फ्रेंड्स, इस प्रतियोगिता को कहाँ आयोजित किया गया था? तो इस प्रतियोगिता को जिंगशान में आयोजित की गई थी। और सॉफ्ट टेनिस की बात करें फिर, तो सॉफ्ट टेनिस पारंपरिक टेनिस का एक रूप है और इसमें नरम गेंदों और हल्के रैकेट का उपयोग किया जाता है। यह खेल के छोटे कोर्ट पर खेला जाता है। और फ्रेंड्स, फाइनल में तनुश्री का मुकाबला चीनी ताइपे की चियांग मिन यू से हुआ और जिसमें अनुश्री पांडे को 3-4 से हार का सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश बुर्का प्रतिबंध को 2025 से लागू करेगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी स्विट्जरलैंड देश 2025 से बुर्का प्रतिबंध लागू करेगा। आइए डिटेल में जान लेते हैं। स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। और प्रतिबंध के प्रमुख प्रावधान क्या है? तो बुर्का और नकाब जैसे चेहरे को ढकने वाले वस्त्र सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबंध होंगे। इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 1000 स्विस फ्रैंक लगभग $1144 और रुपए में बात करें तो लगभग 96,000 के आसपास जुर्माना लगेगा। और छूट की बात करें फिर, तो यह प्रतिबंध हवाई अड्डों या राजनयिक और वाणिज्यिक स्थलों पर लागू नहीं होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने एंटी ओपन बर्निंग अभियान शुरू किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी दिल्ली ने अभी हाल ही में एंटी ओपन बर्निंग अभियान शुरू किया है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 6 नवंबर को एंटी ओपन बर्निंग अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत खुले में कचरा डालने की घटनाओं पर निगरानी की जाएगी और साथ ही में इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग दिल्ली से संबंधित करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई और प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया और मोबाइल कांग्रेस का आयोजन भी दिल्ली में ही किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली में डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। दिल्ली में यूटी ने इलेक्ट्रिक वाहन ईबी नीति 2024 को लागू किया और दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। अगला प्रश्न है, ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी मैक्स वर्स्टापेन ने ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है। ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 में मैक्स वर्स्टापेन, जो नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, इन्होंने शानदार जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही मैक्स वर्स्टापेन अपने लगातार चौथी विश्व चैंपियनशिप के और भी करीब पहुंच गए हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 9 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्विज क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, झारखंड का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। किस राज्य में दीपम 2.0 योजना शुरू की गई है? तो इस योजना को आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। किस राज्य में स्पेशल टास्क फोर्स के 4 सदस्यों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसे असम राज्य में सम्मानित किया गया। हाल ही में नुब्रा ला महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इस महोत्सव को लद्दाख में
मनाया गया है। अभ्यास वज्र प्रहार 2024 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो इसे अमेरिका में आयोजित किया जा रहा है। एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसे नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैडर कोर यानी एनसीसी निदेशालय के 13वें अतिरिक्त महानिदेशक यानी एडीजी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो जगदीप सिंह चीमा ने अभी हाल ही में एनसीसी निदेशालय के 13वें अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। और भारत के किस अभयारण्य में तितली पार्क का उद्घाटन किया गया? तो पक्के बाग अभयारण्य जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, वहां पर एक तितली पार्क का उद्घाटन किया गया है। और हाल ही में किसे विश्व कृषि मंच यानी WAF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो जैकलिन डी आरोस ह्यूजेस को अभी हाल ही में इन्हें विश्व कृषि मंच का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और इंडिया यामाहा मोटर का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो श्री इटारू ओटानी को अभी हाल ही में इंडिया यामाहा मोटर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और वैश्विक AI तैयारी सूचकांक के अग्रणी देश की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो भारत 72वें स्थान पर है। तो इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करेंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।